हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच जीके एंड जीएस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी परीक्षाओं में कॉमनली ये पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे आरआरबी में ही पूछेंगे या लोको पायलट में ही पूछेंगे या फिर बिहार पुलिस में पूछेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है सभी जर्नलिस्ट जिस एग्ज़ाम में अगर साइंस क्वेश्चन आता है उस एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन पहला है, सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सोडियम परावर्तक लैंप जो सड़क के किनारे लगा हुआ होता है ना, जहाँ क्या कहते हैं, जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं रहता है, तो वहाँ पर इस दर्पण का क्या बोलते हैं, इस लेंस का प्रयोग करते हैं। कहता है सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है उत्तल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम परावर्तक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जिसमें आपको ये पता भी चल जाएगा, जैसे कोई ड्राइवर है यानी बस वगैरह चलाता है, तो वो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ आपका ये भी हो जाएगा आंसर उत्तल दर्पण। ठीक है, हाँ, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साइड मिरर के रूप में या फिर ड्राइवर अपने पाछे के वस्तुओं को देखने के लिए जो करता है उसमें आपका उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होगा। ठीक है, हाँ, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन है, जल में परिपरख नली का चमकना प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं। जल में परख नली का चमकना प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है? ए में है अपवर्तन, बी में है परावर्तन, सी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी में है ध्रुवन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पानी के जल के अंदर कोई अगर परख नली है वह क्यों चमकता है, क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपको दिखने को मिलता है। जैसे कालिक मैंने दीवार को जो चूना करते हैं ना कालिक में, वो भी चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं आपका, देखिए अपवर्तन में आपका क्वेश्चन आता है कि जल में पड़ी जो कोई वस्तु रहता है, यानी लोहे का छड़ या कोई छड़ जो होता है वह टेढ़ा क्यों दिखाई पड़ता है? ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण होता है। और ध्रुवन यानी जल में कोई वस्तु चमकता है, जैसे जल का चमकना या क्या बोलते हैं, सॉरी, अरे साउंड जो आता है, साउंड यानी कि साउंड और लाइट में जो अंतर हो जाता है, तो ये ध्रुवन के कारण ही होता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? यानी प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक किस माध्यम में होते हैं, सबसे तेज किस माध्यम में प्रकाश चलता है, ये आपका क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन ऑप्शन में है, ए में ठोस में, बी में है द्रव में, सी में है गैस में और डी में क्या है, निर्वात में। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक स्पीड से चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ठोस में कम चलता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ठोस। हाँ, ठोस आपको फंसाने के लिए दे दिया गया। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा, निर्वात में। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। इस बात को कान में खोस लीजिएगा कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है, निर्वात में। निर्वात में तो वह चलता ही नहीं है ध्वनि। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, वो होता है आपका निर्वात में, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, शून्य जहाँ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का आविष्कार किसने खोजा था या आविष्कार किसने किया था? यही क्वेश्चन है। अगला ए ऑप्शन में है रीटर, बी में है न्यूटन, सी में है रॉन्टजन और डी में हार्सेल। कभी कभी आपको किताब में रॉन्टजन की जगह रॉन्टजन भी आपको देखने को मिलेगा, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका रोएंटजन। एक्स किरणों का आविष्कार या खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। ठीक है, रीटर परावैज्ञानिक किरणों की खोज किया था रीटर ने।
न्यूटन, न्यूटन आपका हो जाएगा दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। हार्सल, ये गमा नहीं, क्या बोलते हैं वो, द्विध्रुव रेडियो तरंगों की खोज हार्सल ने किया था। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो हम लाए हैं बेहतरीन सब, ठीक है, ताकि आपके परीक्षा में आ सके और लड़ सके। ठीक है, देखिए तैयारी आपको जिस हिसाब से हम करा रहे हैं, बस आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, आपका तैयारी हो जाएगा। मैथ पढ़ा रहे हैं, जीके तो हम पढ़ाइए रहे हैं, ट्रिक भी दिए रहे हैं। हम सोच रहे हैं एक आध रीजनिंग क्लास भी लेने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, कहता यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि किसी द्रव में, यानी कोई द्रव घुलनशील है, अगर उसमें यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ यानी कोई पदार्थ मिला देंगे तो द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए में बढ़ेगा, बी में घटेगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा और डी में ए प्लस बी, यानी दोनों हो सकता है, बढ़ भी घट सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी कि अगर द्रव में कोई घुलनशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसके पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे किताब में हैं, लेकिन जो पढ़ना है, जो परीक्षा में आता है, उस टाइप का हम क्वेश्चन बना करके लाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ा दिए, घुलनशील पदार्थ, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या है वगैरह सब पढ़ा दिए, वो तो नहीं ना पूछता है एग्जाम में, पूछता है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं। यानी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए में है पोटास कांच, बी में है रेशेदार कांच, और सी में है पायरेक्स कांच और डी में है क्रूक्स कांच। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेशेदार कांच। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम लोग किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेशेदार कांच। ठीक है, हाँ, पायरेक्स कांच का जो है ना, पायरेक्स कांच हम लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं। ठीक है, अत्यधिक उच्च ताप वाले जहाँ पर प्रयोग करेंगे ना, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, पायरेक्स कांच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला आइए क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, यह किसका किसका मिश्रण है। पीतल जो है ना एक मिश्र धातु है। ठीक है, जब दो धातु आपस में मिला दिए तो क्या कहता है, मिश्र धातु बन जाता है, 2 या 3 धातु से। तो आपका यहाँ पर कहा गया है पीतल मिश्र धातु है, यह किसका किसका मिश्रण है। ए में है Cu प्लस SN, बी में है Cu प्लस Zn, सी में है Cu प्लस Al और डी में है Cu प्लस Pb। अब देखिए कितनों को ये भी नहीं समझ में आता है कि Cu क्या है, SN क्या है, Zn क्या है, Al क्या है, Pb क्या है। ठीक है, तो हम आपको ऑप्शन के साथ बताएंगे। यानी यहाँ पर देखिए Cu का मतलब होता है कॉपर, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। SN में होता है टीन। ठीक है, Cu तो कॉपर, यानी Zn में होता है जस्ता, Al में होता है एल्युमिनियम और Pb में होता है शीशा। ठीक है, ये सब वैज्ञानिक नाम है और उसे संकेत हैं। ठीक है, ये संकेत पदार्थों के संकेत जो नाम दिया ना, सबसे पहले किसने दिया है, बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि पदार्थों का जो सबसे पहले संकेत दिया था, तत्वों का जो संकेत सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। कहता पीतल मिश्र धातु है, यह किसका किसका मिश्रण है। ए में Cu प्लस SN, बी में Cu प्लस Zn। अब देखिए ट्रिक आपको देंगे, पीतल मैंने पिताजी, पीतल क्या है, पिताजी, तो पिताजी से क्या हो गया, पी से हो गया पीतल और जेड से जी से हो गया जिंक, यानी पीतल और जिंक का तांबा और जिंक का मिश्रण क्या है, तांबा और जिंक का मिश्रण क्या है, आपका पीतल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पहले आप पीएच मान के बारे में समझिए क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, देखिए पीएच मान जो है ना, वो पीएच मान है किसी तत्व का 2 भागों में बताता है, 3 भागों में बताता है। मान लीजिए एक होता है क्षारीय, एक होता है उदासीन और एक होता है अम्लीय, 3 भाग में बताता है। तो देखिए 0 से लेकर के 7 तक का जो मान होगा ना, वो क्या कहलाएगा, अम्लीय। 0 से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 6.9 तक क्या कहलाएगा, ये अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, जैसे 7 आ गया तो वो क्या कहलाएगा,
यानी कि ये उदासीन कहलाता है। 7 जिसका आ गया वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। और 7 से लेकर के जैसे 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, से लेकर के 12 तक का जो होगा ना, ये पीएच मान, सॉरी 14 तक, ये कहलाता है आपका क्षारीय मान कहलाता है। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण सर्वप्रथम 1909 में किया था आपका, ये सोरेनसन ने किया था। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, सबसे पहले सोरेनसन ने किया था, 1909 में किया था। ठीक है, तो आपको पीएच मान के बारे में हम लोग समझा दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए में 7.7, बी में 7.4, सी में 7.2 और डी में है 6.5। तो देखिए मानव का रक्त जो पीएच मान होता है ना, हल्का क्षारीय होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा 7.4। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, क्योंकि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ना वह हल्का होता है। ठीक है, तो कितना हो जाए 7.4 हो गया। 6.5 ये क्या होता है, लार का पीएच मान होता है 6.5। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में है लैक्टिक अम्ल, बी में है टार्टेरिक अम्ल, सी में मेथोनिक अम्ल और डी में है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए दही या दूध से बना जहाँ भी चीज़ दिखेगा ना भैया, तो वहाँ पर लैक्ट नाम का जो भी चीज़ आएगा उसको फटाक से मार दीजिएगा। ठीक है, जैसे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या दूध को मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्ट, यहाँ पर देखिए लैक्टिक है ना, तो आपका आंसर हो गया लैक्टिक अम्ल। बी में है टार्टरिक अम्ल, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे इमली हो गया है ना, आंवला हो गया, ये सब किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। अंगूर हो गया, उसमें खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मेथोनिक, ये परीक्षाएं बहुत सारे बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं मेथोनिक अम्ल के बारे में, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये आपका हो जाएगा नींबू। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो आते हैं अब अगले सवाल पर। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किसमें होती है, यानी विद्युत ऋणात्मक चालकता सबसे कम किसमें होती है ऋणात्मकता। ए में है फ्लोरीन, बी में है क्लोरीन, सी में है आयोडीन और डी में है पारा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक कम किसमें होती है, फ्लोरीन में सबसे कम होती है और सबसे अधिक कहाँ होगा, क्लोरीन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है। ध्वनि जो है ना वो किस तरंग के उदाहरण है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, इस बात में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्वनि के बारे में आइए। कहता है ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है। ध्वनि जो है ना अनुदैर्घ्य तरंग, बी में अनुप्रस्थ तरंग, सी में A+B और डी में है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्व से ध्वनि और ध्व से धैर्य, याद रखिएगा। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है ना, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक है, उसके बाद जल द्रव्य, उसके बाद फिर जल व द्रव्य क्या हो गया। ठीक है, ठोस, द्रव और फिर गैस, इस तरह से ध्वनि की चाल सबसे यानी कि क्रमवार हम आपको बता दिए। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है। जैसे डीएनए में क्षार बेस होता है ना, एडानिन, गोआनिन, थाइमिन और एक होता है गुआनिन। ठीक है, तो उसमें कहता है कि थाइमिन के जगह पर आरएनए में जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस क्षार होता है उसमें कहता है थाइमिन के जगह पर क्या पाया जाता है। तो ए में है एडानिन, बी में है गुआनिन, सी में है यूरेसिल और डी में है थाइमिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, यानी कि आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या अपने शरीर में होता है थाइमिन के जगह क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये डीएनए में और आरएनए में अंतर पाया जाता है। थाइमिन के जब क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है। वंशागति यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना जो होता है, जैसे बाप है उसके बेटे में उसका गुण, जैसे
खाना खाने का तरीका, चलने का तरीका या बाल झड़ने का तरीका। तो ये होता है एक वंशागुणित गुण, जैसे बाप का लक्षण होता है ना, उस तरह बेटे में हो जाएगा या बेटी में हो जाएगा। उसका वाहक हमारे शरीर में कौन सा भाग करता है, यानी किसके द्वारा जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, इसी को कहते हैं वंशागुणित। इसका अध्ययन सबसे पहले किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था, एक मटर के पौधे से किया था। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है। ए में है डीएनए, बी में है आरएनए, सी में है गुणसूत्र और डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी वंशागुणित का वाहक किसे कहा जाता है, गुणसूत्र को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, पीढ़ी को चेक करने के लिए भलो हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं कि ये मेरा पीढ़ी है या नहीं है, लेकिन उसके वाहक कौन होते हैं, वो क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, डीएनए नहीं। गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाया जाता है। जैसे हृदय यानी चैम्बर जिसको बोलते हैं, जैसे मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है। जैसे आपका मानव का हृदय ऐसे बना दिए, जैसे ये हो गया ना हार्ट जिसको बोलते हैं, ये किसका 4 भागों में बटा हुआ है। ये हो जाता है आर नोड, ये लेफ्ट नोड, और ये आर वेन होता है, और ये आर लिम्फोसाइट, सॉरी ये क्या बोलते हैं, दायां अलिंदा और बायां निलय। ठीक है, बायां दलिंदा और बायां निलय, इस प्रकार से 4 चैम्बरों में बना होता है। तो सभी प्रकार में, सभी जीवों में ये सब पाया जाता है। तो कुछ ज़रूरी है, जैसे केचुआ हो गया या कॉकरोच हो गया, वो कितने हृदय पाए जाते हैं। तो केचुआ में, केचुआ जिसको बोलते हैं, जो बरसात के दिनों में आए, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, उसमें जो रेंगता है, जैसे मिट्टी से निकलता है, उसे केचुआ कहा जाता है। केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। तो जोड़ी बोल रहा है तो 8 गो हो जाएगा। ऐसे 8 गो होता है, तो जोड़ी बोल रहा है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 गो हो जाएगा। ठीक है, और 2 जोड़ी, जैसे मानव में कितने होते हैं, मानव में 2 जोड़ी हो जाए, 4 चैम्बर ना होता मानव का हृदय। जैसे स्तनधारी जितने भी हैं ना, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उसमें 4 जोड़ी पाया जाता है हृदय में। जैसे मनुष्य भी क्या स्तनधारी है ना, उसके हृदय कितने चैम्बर में होता है, 4 चैम्बर में बना होता है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। 2 मछली में 2 होता है, यानी 1 जोड़ी मछली में होता है। मछली का जो हृदय होता है ना, वो 1 जोड़ी होता है, 2 भागों में बटा होता है चैम्बर में। ठीक है, तो ये था आपका केचुए में। सबसे अधिक होता है कॉकरोच में, 13 जोड़ी होता है कॉकरोच के हृदय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी एड्स है आपका, एड्स बीमारी, एड्स से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए में है हृदय, बी में है संपूर्ण शरीर, सी में है WBC और डी में है यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा WBC, जिसको हम रोग प्रतिरक्षक प्रणाली कहते हैं। WBC जो रक्त का एक ही भाग है। ठीक है, तो ये WBC जो है, ये एड्स बीमारी जो है ना, उसको सबसे पहले प्रभावित करता है, क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता जो होता है ना, वो इसी में होता है, WBC में। ठीक है, तो आते हैं अगले सवाल पर। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये। कहता नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। ए में है निसार, बी में है गगनयान, सी में है आर्टेमिस 2 और डी में है सियान-4। ठीक है, तो नासा और इसरो द्वारा दोनों संयुक्त रूप से जो विकसित जो है ना, जो कार्यक्रम है, उसको निसार कहा गया है। ठीक है, एन से नासा, देखिएगा नासा से एन ले लिया और इसरो से एस ले लिया। ठीक है, OS, तो इस तरह से मिलकर क्या हो गया, निसार हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया निसार। नासा और इसरो संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है, निसार है। गगनयान जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ठीक है, आर्टेमिस के तहत जो है ना, नासा किसी महिलाओं को चंद्रमा पर भेजने वाला पहला है, सैटेलाइट है, महिलाओं को भेजने वाला। अगला है सियान-14, ये चीन का कोई उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा, जो पहले हम बता चुके थे। कहता है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है। ए में है गगनयान, बी में है निसार, सी में है आर्टेमिस 2, डी में है DSEO मिशन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान, जिसमें मानव जाएगा, तो आपका हो जाएगा गगनयान। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत ने कौन से अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है? यानी सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा उसका कौन सा अंतरिक्ष मिशन है? तो ए में है आपका गगनयान, बी में है शुक्रयान। गगनयान तो आपका क्या आ जाएगा, मानव अंतरिक्ष यान है, पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ठीक है। दूसरा है शुक्रयान, से नाम से पता चलता है शुक्र ग्रह पर जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए आदित्य L1। आदित्य क्या कहते हैं हम लोग को, सूर्य का प्रवाची शब्द होता है भास्कर, दिनकर, आदित्य, ठीक है। तो ये सूर्य के लिए आदित्य L1 जो है भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन कब हुआ था? ए में है 1964, बी में 1969, सी में 1972 है और डी में है 1973। यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं। इसमें देखिए उगता नहीं है सला, यहाँ देख लेगा इसरो होता है, ISRO, इसरो, इसी को बोला जाता है, शॉर्ट नेम होता है इसरो, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का गठन कब हुआ था? इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1963 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? ए में है इसरो, बी में सोज्यू फर्स्ट, सी में है नासा और डी में है नन, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सोज्यू फर्स्ट। ये था आपके लिए आज तक का, ये था आज तक के लिए आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, उससे मिला हुआ क्वेश्चन था। फिर साइंस टेक्नोलॉजी मिसाइल के वगैरह में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होता था वो हम आपको प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जब कोई वीडियो अपलोड करें ना तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले और उसको आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।